हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5 कोयला एवं पेट्रोलियम, जिसके अंदर हम कोयला और पेट्रोलियम, इसी के साथ साथ जो जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ है जैसे प्राकृतिक गैस है, और जैसे प्राकृतिक गैस को हम सीएनजी भी कहते हैं, और एलपीजी गैस है, तो इन सभी के बारे में, कोयला हो गया, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, शुरुआत हम करते हैं कहाँ से? शुरुआत हम करते हैं संसाधन से। तो सबसे पहले, क्योंकि आपने एसएसटी के अंदर ही संसाधन चैप्टर पढ़ रखा है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए संसाधन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि बताइए संसाधन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? तो देखिएगा, संसाधन की सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसका मानव क्या करता है? इस्तेमाल करता है। मानव, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका उपयोग मानव द्वारा किया जाता है, जिसका इस्तेमाल मानव करता है। किसके लिए करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। तो हर एक वो वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो देखिएगा, परिभाषा क्या लिखेंगे कि हर वह वस्तु जिसका इस्तेमाल भी कह सकते हैं, उपयोग भी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि संसाधन जो है वो, देखिएगा, प्रकृति में जो भी चीजें वो संसाधन कहलाती है। जैसे कोयला का उपयोग हम करते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग हम करते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, जिन भी चीजों का आप उपयोग करते हो, जैसे सबसे बेसिक बात हो गई वायु का आप उपयोग कर रहे हो। सूर्य का आप उपयोग कर रहे हो, कैसे? धूप के रूप में, सौर ऊर्जा के रूप में वायु का आप उपयोग कर रहे हो, सांस ले रहे हो, पवन ऊर्जा बना रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जल का आप उपयोग कर रहे हो, तो जल भी एक संसाधन है। इसी प्रकार से वृक्ष, पेड़ पौधे, जंगल, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि जो भी चीजें हमें जो है प्राप्त होती है, वो सारी की सारी जिनका हम उपयोग करते हैं, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। तो अब आप देखते हैं कि ये जो संसाधन है ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? ये जो हमारे संसाधन है ये उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, अगर हम देखें संसाधनों के प्रकार, अगर पूछ लिया जाए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे कि उपलब्धता के आधार पर, कि किस तरह से वो उपलब्ध हो रहे हैं, हमें प्राप्त कैसे हो रहे हैं। उपलब्धता के आधार पर जो संसाधन है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कौन सा? पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, ये जो हम एसएसटी में पढ़ चुके हैं, तो ये सिंपल साधारण सी बात, आपको नाम से ही पता चल रही है प्राकृतिक संसाधन कौन से होंगे। और दूसरे टाइप के संसाधन हो गए हमारे कौन से? कृत्रिम संसाधन। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे संसाधन, क्योंकि उपलब्धता के आधार पर है, तो आप कहेंगे कि ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से उपलब्ध होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और जो संसाधन मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, मानव निर्मित है, जो मानव निर्मित है, तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? हमारे कृत्रिम संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इनका एग्जाम्पल हो जाएगा पेड़ पौधे हो जाएंगे। पेड़ पौधे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, हम थोड़ी ना बनाते हैं पेड़ पौधे। इसी तरीके से वायु हो गई। ठीक है, तो ये संसाधन सारे के सारे क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन, कोयला है, पेट्रोलियम है। और उसके बाद है कृत्रिम संसाधन। कृत्रिम संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा कि ऐसे संसाधन कौन से हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। ऐसे बहुत सारे आप जो है संसाधनों का एग्जाम्पल दे सकते हो जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। खुद मनुष्य जो है वो भी क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है। खुद जो मनुष्य है वो भी क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन कैसे है? क्योंकि देखिएगा, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, मान लीजिए आप कोई कॉल सेंटर पर जॉब कर रहे हैं। कॉल सेंटर पर जॉब कर रहे हैं तो आप सुविधा दे रहे हैं, लोगों को बातचीत करने की सुविधा दे रहे हैं,
रहे हैं, इसका मतलब आपका उपयोग लोग कर रहे हैं, आपका उपयोग लोग कर रहे हैं, इसका मतलब साधारण सी बात हो गई कि आप भी क्या हो, एक संसाधन हो। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा किसान जो है वो अपने खेतों में बीज डालता है, अनाज उगाता है और उसके बाद उनको बाजार में बेच देता है। तो यहाँ पर जो लोग किसान के उगाए अनाज के कारण अपना पेट भर रहे हैं, तो वो किसके अनाज का उपयोग कर रहे हैं, वो उस किसान का उपयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, तो मनुष्य भी एक संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन तो है ही। अब देखिएगा कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा। प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा जो प्रकार है वो है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब आप देखते हैं कि कई सारे ऐसे संसाधन हैं जिनका हम कितना भी उपयोग कर ले वो खत्म नहीं होंगे। जैसे आप कितनी भी सांस ले लो, वायु खत्म हो जाएगी क्या? नहीं होगी। आप कितने भी सोलर पैनल लगा दो, धूप खत्म हो जाएगी क्या? ऐसा होगा कि आपने मान लीजिए एक दिन कड़ी धूप ले ली तो अगले दिन सूरज धूप देने आएगा ही नहीं, ऐसा हो गया क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो अक्षय हैं, यानी कि वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है, असीमित मात्रा में उपलब्ध है, उनकी कोई सीमा ही नहीं है, वो असीमित है। हम जितना उपयोग करें उतना उनका उपयोग कर सकते हैं। और मानवीय क्रियाओं के होने के कारण मानवीय क्रियाओं से वो क्या नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो यहाँ पे एक चीज और आप लिख सकते हैं कि जब मानवीय क्रियाएं ऐसे संसाधनों पर होती हैं तो ये जो संसाधन है वो समाप्त नहीं होते हैं। चाहे मानव कितनी भी धूप ले ले, कितने भी सोलर पैनल लगा ले, ऐसा नहीं है कि सूरज की धूप खत्म हो जाएगी। सूरज तो डेली 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 धूप देता ही रहेगा। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन आपको पता चल गया। वैसे ही वायु है, पवन ऊर्जा है। अब दूसरा पार्ट है हमारा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ऐसे कई सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर मानवीय क्रियाएं इन पर अत्यधिक होगी, अगर इनका उपयोग हम कर लेंगे तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? अगर इनका एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोयला है। मान लीजिए कहीं कोयले की खान मिली है, अब जितना कोयला मिलना था उतना मिल गया। अगर आपने उस सारे कोयले का उस सारे कोयले से काम ले लिया तो कोयला खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पर आपको पेट्रोलियम मिला है, धरती के अंदर पेट्रोलियम में जमा मिलता है, उस सारे पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग अगर हमने कर लिया तो वो खत्म हो जाएगा, बस बात खत्म। मान लीजिए धरती के अंदर बहुत सारा कोयला है, अब उस सारे कोयले का जब हम इस्तेमाल कर लेंगे तो कोयला तो खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि कोयला जो है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, तो ये सारे के सारे क्या है? समाप्त हो जाने वाले प्राकृतिक संसाधन है। तो समाप्त हो जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, मानवीय क्रियाकलाप द्वारा ये क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। तो ये जो है किस मात्रा में है? ये सीमित मात्रा में है। एक तो इनकी मात्रा जो है क्या है? सीमित है। और दूसरा है कि अगर मानवीय क्रियाकलाप ज्यादा होते, अत्यधिक होते हैं तो ये क्या हो सकते हैं? ये समाप्त भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि प्राकृतिक संसाधन हमारे दो प्रकार के, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट कि ये जो सारे के सारे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन है। अब आपके दिमाग में आएगा कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। एक्चुअल में आपके माइंड में आना चाहिए कि जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कहीं बाढ़ आ गई,
किसी ऐसे क्षेत्र में बाढ़ आ गई जो समुद्र के किनारे है, तो वहां पर जितने भी जीव जंतु थे वो क्या हो गए, वो मर गए। अब वहां पर धीरे धीरे क्या होगा कि उन पर मिट्टी जो है डलती चली जाएगी और धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर दब जाएंगे। अब वो मिट्टी के अंदर दब जाएंगे तो मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, या फिर मान लीजिए भूकंप के कारण जो है, आप देखते हैं कि भूकंप के कारण कभी कभी क्या होता है, भूकंप के कारण मान लीजिए दो ऐसे चट्टाने हैं या दो ऐसे पृष्ठ हैं, तो भूकंप के कारण क्या होता है कि जब ये हिलती है तो क्या होता है, दरार पड़ जाती है, तो वहां के सारे जीव जंतु उस दरार के अंदर हो जाते हैं और ये वापस से खिसक जाती है, यानी वो अंदर फिट हो गए, अंदर फिट हो गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो चट्टानें, दो परतें हैं, वो जब हिलती हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो इस चट्टान के ऊपर जो जीव जंतु रहते थे वो तो अंदर दब गए, वो अंदर दब गए और हजारों सालों तक वो दबे रहेंगे। वहाँ का टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा होगा, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर यानी कि तापमान ज़्यादा होगा, इतना अत्यधिक ताप और दाब होगा कि वो जो है ना तो पूरे जलेंगे ना ही जलने से बचेंगे, यानी कि वो अध जले हो जाएंगे, यानी कि वो कोयले और पेट्रोलियम का रूप वहां पर ले लेते हैं। तो ये जो होते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। जीवाश्म का मतलब क्या है कि जीवों के बचे हुए अवशेष। जीवाश्म देखिएगा, यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि जीवाश्म क्या है। जीवाश्म का मतलब है जीवों के अवशेष, जीवों के अवशेष। अब ये जीवों के जो अवशेष है, यानी कि जीव मर गया उसके बाद जो बचा वो क्या होगा, उसके अवशेष हो जाएंगे जो बहुत पुराने समय से बचे हुए हैं। अब ये दबे रहेंगे इतने ज़्यादा तापमान के अंदर, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ये परिवर्तित हो जाएंगे कोयले इत्यादि के अंदर, कोयले में बदल जाएंगे, पेट्रोलियम में बदल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है कि जैसे पेड़ पौधे भी है तो वो भी यही चीज़ बनाते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, अगर पूछ लिया जाए कि ईंधन क्या होता है, तो आपको बताना है कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन या ऐसे संसाधन जो जल करके हमें ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, ऊष्मा ऊर्जा। आप कोयले को जलाते हो, पेट्रोलियम को जलाते हो तो कुछ गर्मी भी उत्पन्न होती है और कुछ ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो जो जल करके हमें क्या देते हैं, हमें ऊष्मा ऊर्जा, हमें क्या देते हैं, ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवाश्म ईंधन क्या है, तो आप कहेंगे कि ऐसे संसाधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से हुआ है, मृत अवशेषों से या जीवाश्मों से हुआ है। जीवाश्मों का मतलब क्या हो गया, मृत अवशेष, की वो मर गए, उनके जो अवशेष बचे, उनकी हड्डियां बची, उनका शरीर बचा, उससे जो प्राप्त होने वाले संसाधन है उन्हें हम क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन। तो क्वेश्चन आ गया कि बताइए जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है। तो आप क्या उत्तर देंगे कि वे संसाधन जिनका निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों, अब चाहे तो आप इसको मृत अवशेष कहें, चाहे तो आप जीवाश्म कहें, मृत अवशेषों से होता है, मृत अवशेषों से होता है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपको इसमें कोई डाउट नहीं है कि जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हो गया कि जो सजीव प्राणी मर गए, दब गए, ठीक है, तो उनका जो मृत अवशेष बचे, मरने के बाद जो कुछ भी बचा वो मृत अवशेष है। अवशेष का मतलब जो कुछ विशेष बचेगा, निशानी उनकी जो भी बचेगी, ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इनका एग्जाम्पल हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के अलावा डीजल आदि, ठीक है, आदि। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके उदाहरण हो गए जीवाश्म ईंधन के। अब सबसे पहले एक एक को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। डीजल की हम स्टडी नहीं करेंगे, पेट्रोलियम हो गया, इसके अलावा प्राकृतिक गैस भी आप कर सकते हो, क्योंकि डीजल जो है वो पेट्रोलियम के अंदर से ही निकलता है, ठीक है। पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद क्या हो गई, प्राकृतिक गैस आदि।
ये जो है 3 मुख्यतः हैं जिनकी स्टडी हमें करनी है इस चैप्टर में। तो एक एक करके करते हैं, पहले कोयले के करते हैं, फिर पेट्रोलियम की और फिर प्राकृतिक गैस की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं पूछूं कि बताइए कोयला क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोयला क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि कोयला क्या है? आप सिंपल बात कहेंगे कोयला आपने देखा है ये कठोर होता है और कौन से रंग का होता है? काले रंग का होता है। तो इसके बारे में 2 बातें आपने बतानी है कि यह एक कठोर व काले रंग का, कठोर व काले रंग का क्या चीज है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। तो आप कह देंगे कि यह कठोर व काले रंग का क्या है? जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई कि कोयला क्या है? कठोर होता है, काले रंग का होता है और है क्या? जीवाश्म ईंधन है। ये तो हमें पता चल ही गया। अब इसके अंदर होता क्या है? वायु के अंदर जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है? जलने लगता है। कोयले की खास बात क्या होती है? कोयले को सुलगाते कैसे है? कोयले को गर्म किया जाता है यानी आग के ऊपर रख दिया जाता है, ठीक है। देखिएगा आप क्या करते हैं कि आग जल रही है, मान लीजिए आग के ऊपर आपने एक तरफ तो कोयला रख दिया और मान लीजिए एक तरफ आपने क्या रख दिया? धातु का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। अब धीमी धीमी आंच है मान लीजिए, तो क्या कोयला सुलगेगा और क्या धातु सुलगेगी? तो आप कहेंगे धातु नहीं जलेगी लेकिन कोयला जलेगा, धातु गर्म होगी, ठीक है, लेकिन ये जो है जलने लगेगा। लेकिन जब कोयले को ज्यादा सुलगाना है, जल्दी सुलगाना है, तो हम क्या करते हैं? आपने भुट्टे सेकते हुए देखा होगा रेडी वालों को, तो वो कैसे सेकते हैं? एक उनके पास गत्ता होता है और उसे यूं यूं हवा करते हैं। हवा करते हैं इसका मतलब वायु की उपस्थिति होनी जरूरी है। तो यानी जितनी ज्यादा वायु होगी उतना जल्दी जो है वो कोयला जलने लगेगा। तो आप क्या कहेंगे? कोयला क्या होता है? वायु में इसको गर्म करने पर कोयला जलने लगता है और मुख्य रूप से वो फिर जल करके क्या बना देता है? राख और CO2 गैस बना देता है। तो आप यहां पर कहेंगे कि कोयला जो है वायु की उपस्थिति में जलने लगता है तथा CO2, आप चाहे इसको CO2 कह दें, चाहे तो आप इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह दें, चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? जलता है और जलने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो कोयले के बारे में आपने समझ लिया कि कोयला क्या है। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि कोयले के हम उपयोग क्या क्या करते हैं। कोयले का उपयोग अब देखिए कहाँ कहाँ पर कोयले का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आपने घरों में खाना पकाने हेतु ईंधन के रूप में कोयलों का प्रयोग होते हुए देखा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल देखा है। तो सबसे पहला तो उपयोग क्या हो गया? खाना पकाने में। कहाँ पर खाना पकाने में? घरों में आपने देखा होगा चूल्हे इत्यादि पर, तंदूर इत्यादि पर खाना बनाया जाता है। तो वो किससे बनाया जाता है? कोयलों से बनाया जाता है, ठीक है। तो घरों में खाना पकाने में ईंधन के रूप में, घरों में खाना पकाने में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया पहला प्रयोग। उसके बाद दूसरा प्रयोग देखें या फिर उपयोग देखें कि कहाँ पर दूसरा उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा आजकल तो नहीं, आजकल तो जो ट्रेनें हैं वो किससे चलने लग गई? आजकल ट्रेनें किससे चलने लग गई? आजकल तो और बाकी जो विद्युत से चल रही है, कुछ ट्रेनें डीजल से भी चल रही है ना। तो यहाँ पर क्या है? यानी ऑयल से चल रही है, ठीक है, ऑयल से चल रही है। लेकिन पुराने समय में जो ट्रेनें होती थी वो किससे चला करती थी? कोयले से चला करती थी। तो दूसरा उदाहरण, दूसरा उपयोग अगर मैं कोयले का लिख दूं तो आप क्या कहेंगे कि पहले रेल इंजनों को चलाने में, पहले किस में? रेल इंजनों को चलाने में, पहले रेल इंजनों को चलाने के लिए
कोयले का प्रयोग किया जाता था। आपने कोयले वाली ट्रेन तो देखी ही होगी, आपने अदरवाइज मूवी में जरूर देखी होगी। मूवीज में आपने देखा है कि क्या होता है, कोयले वाली ट्रेन जा रही होती है, एक व्यक्ति होता है इधर से फावड़े से कोयले उठाता है और इधर घूम करके और इंजन में धकेल देता है और इंजन में आग जल रही होती है ना। ये आपने मूवीज में जरूर देखा होगा। तो वहां पर सेम ऐसे ही होता है। तो पहले रेल इंजनों को चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? कोयले का प्रयोग किया जाता था। और इसके अलावा विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। विद्युत उत्पन्न करने वाले जो संयंत्र होते हैं, किसके द्वारा? कोयले के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो ऐसे जो संयंत्र है उन्हें तापीय विद्युत संयंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तापीय विद्युत संयंत्र। अब तापीय विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने में अब तापीय जो विद्युत संयंत्र है उसमें विद्युत उत्पन्न कैसे की जाती है? तो यहाँ पे कोयला जलाया जाता है, कोयले से जल को गर्म किया जाता है और उस भाप से, जो कोयले को जलाने से जल की भाप बनती है, उस भाप को गुजार करके टरबाइन घुमाया जाता है और टरबाइन घुमाने से क्या होता है आपको पता है? विद्युत उत्पन्न होती है। तो तापीय विद्युत संयंत्र जो, उसमें विद्युत उत्पन्न करने में भी कोयले का प्रयोग किया जाता है। अब अगर चौथा उपयोग करें तो चौथा उपयोग आप अलग अलग लिखना जरूरी नहीं है, सीधा लिख दो विभिन्न उद्योगों में। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनमें गर्माहिश यानी किसी चीज को गर्म करने के लिए, ताप उत्पन्न करने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो विभिन्न उद्योगों में भी क्या किया जाता है? कोयले का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे 4 जो हमने कोयले के उपयोग पढ़ लिए हैं। अब बात आती है कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। कोयले का जो निर्माण है उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और कोयले के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोला जाता है? उसे कार्बनीकरण बोला जाता है। तो देखिएगा कार्बनीकरण क्या होता है। तो चलिएगा, अब हमसे पूछा गया कि कोयले का निर्माण कैसे होता है या फिर कार्बनीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप सिंपल साधारण सी बात कह देंगे। ये देखिएगा कि बाढ़ व अन्य आपदाओं के कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि मृदा में दब जाते हैं, मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। उच्च दाब व उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाते हैं? कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस तरह से जो जीवों के अवशेष होते हैं वो धीमे धीमे प्रक्रम के द्वारा जब कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये जो धीमा यानी धीरे धीरे बहुत साल लग जाते हैं इसको बनने में, तो ये धीमा जो प्रक्रम है, इसी प्रक्रम को क्या बोला जाता है? कार्बनीकरण बोला जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि कोयले का निर्माण कैसे होता है और कार्बनीकरण कैसे होता है, कार्बनीकरण क्या कहलाता है। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि जब हम कोयले को उद्योगों में कोयले का प्रक्रमण जब करते हैं, प्रोसेसिंग जब करते हैं कोयले की, तो कोयले से हम बहुत सारे उत्पाद प्राप्त कर पाते हैं। वो उत्पाद कौन कौन से? देखेगा, उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार, कोयला गैस। कोलतार आपने देखा होगा जो जिससे सड़क बनाई जाती है। ठीक है, कोक हो गया। कोक आपको पता है कि कोक जो है वो क्या होता है? लगभग शुद्ध जो है कार्बन होता है, शुद्ध कार्बन होता है। और उसका उपयोग किस में किया जाता है? जब धातुओं का, देखिएगा, जब धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, यानी हमें जमीन से धातुएं अशुद्ध रूप में प्राप्त होती है, यानी धातुओं के ऑक्साइड या बहुत सारे अलग यौगिकों में प्राप्त होती है, उससे जब हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी होती है तो हम किसका उपयोग करते हैं? हम कोक का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल ऐसा कुछ है कि मान लीजिए कि चेहरे पर जितनी भी गंदगी होती है वो एक्टिवेटेड कार्बन को क्या डालते हैं? गिलास के अंदर डालते हैं और वो काला सारा पदार्थ जो है वो क्या होता है? उस कोक में अवशोषित हो जाता है। तो ऐसे ही इसके अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोक जो है
कोक जो शुद्ध कार्बन है, एक्टिवेटेड कार्बन है, उसको जब आप धातु के अंदर मिलाते हो तो धातु की जितनी भी अशुद्धि है वो तो ये खुद ले लेता है और शुद्ध धातु हमें प्राप्त जो है हो जाती है। तो यहाँ पर कोक का उपयोग किस लिए किया जाता है? शुद्ध धातुओं को बनाने में कोल तार का भी उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें बनाई कैसे जाती है? कोयले से बनाई जाती है। कोयले का जो आप कह सकते हो कि कोयले का प्रक्रमण किया जाता है, कोयले पर प्रोसेसिंग की जाती है, कुछ कोयले पर कुछ आप ये कह सकते हो कि प्रोसेसिंग के द्वारा ये प्राप्त होते हैं। अब इन उत्पादों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोक की। कोक क्या चीज होती है? तो देखिएगा, कठोर, काला व सरंध्र पदार्थ होता है। कोक जो है वो क्या होता है? काला होता है, कठोर होता है और सरंध्र यानी इसमें छोटे 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 रंध्र यानी छेद होते हैं। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। अब छोटे छोटे छेद है तो तभी तो गंदगी उसमें जाकर के भरेगी। गंदगी का मतलब कीचड़ से नहीं है, गंदगी का मतलब यहाँ पर हम अशुद्धि से ले सकते हैं। किससे? अशुद्धि से। जो वस्तुओं में अशुद्धि है वो अशुद्धि इसके अंदर चली जाती है। देखिएगा, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण यानी इस्पात बनाने में उपयोग किया जाता है और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण का मतलब हो गया उनको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए। तो देखिएगा, जैसे ये मान लीजिएगा ये हमारा कोक है, कोक को CO कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में दिखाया गया है। तो कोक जो है उसे जब फेरस ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड में डाला जाता है तो ये हमें आयरन यानी शुद्ध लोहा प्रदान करता है और खुद कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये तो बात हो गई कोक की। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोक का उपयोग भी हमें बता दिया। दो उपयोग है, एक तो इस्पात प्राप्त करने में, उद्योगों में इस्पात प्राप्त करने में, और दूसरा धातुओं के निष्कर्षण में। अब बात आती है कोलतार की। तो कोलतार जो है यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसके अंदर 200 पदार्थ होते हैं अलग अलग, उनको मिलाने पर कोलतार हमें प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्या है? विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है और भी बहुत सारी जो वस्तु उनको बनाने में, जैसे संश्लेषित रंग है, औषधि है, विस्फोटक पदार्थ है, प्लास्टिक पेंट है, छत निर्माण सामग्री में और सड़क निर्माण में तो आप जानते ही हो कि सड़क निर्माण में कोलतार का उपयोग होता ही है, जिसको हम आम भाषा में लुक भी बोल देते हैं ना। अब थर्ड है कोयला गैस। अब कोयला गैस क्या होती है? देखिएगा कि जब हम कोयले से कोक बना रहे होते हैं, तो कोक बनाते समय एक गैस भी प्राप्त होती है जिसे हम कोयला गैस कहते हैं और कोयला गैस का उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि कोयले के बारे में, कोयले के निर्माण के बारे में, कोयले से क्या क्या बनाया जा सकता है उसको हमने पढ़ लिया। अब देखिएगा, 3 चीजों के बारे में हमने पढ़ना था, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब कोयले के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। अब पेट्रोलियम का मतलब आपने पेट्रोल से नहीं लेना है। पेट्रोल और पेट्रोलियम में बहुत फर्क है। पेट्रोलियम क्या होता है इसको पहले समझते हैं और फिर देखेंगे कि पेट्रोल क्या चीज होती है। पेट्रोल जो है वो वास्तव में पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पेट्रोलियम क्या है, क्योंकि पेट्रोलियम का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि शायद ये पेट्रोल है। पेट्रोल की बात नहीं हो रही है, पेट्रोलियम की बात हो रही है। देखिएगा, पेट्रोलियम का मतलब होता है कि पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है और इसकी जो गंध है वो अप्रिय होती है। इसकी गंध यानी कि उसकी जो आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर जो फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, या आप गंध भी कह सकते हो। ठीक है, तो सुगंध जो खैर अच्छी गंध होती है, लेकिन गंध का मतलब है कि उसमें से जो भी फ्रेग्रेंस आती है, तो इसकी गंध जो है वो अप्रिय होती है, यानी हमें अच्छा नहीं लगता ये सूंघने पर, अप्रिय होती है। तो देखिएगा कि गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है, इसकी जो गंध है वो क्या होती है? अप्रिय होती है। ये भी क्या है? एक जीवाश्मी ईंधन है। ये भी क्या है? एक पेट्रोलियम क्या है? एक जीवाश्मी ईंधन है। जीवाश्मी ईंधन है। अब देखिएगा कि यहाँ पर
जमीन से एक गाढ़ा तेलीय द्रव निकलता है गहरे रंग का, जिसकी गंध अप्रिय होती है। ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसका शुद्धिकरण करके अलग अलग पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे ये जो पेट्रोलियम पदार्थ, जो हम इसकी बात करें पेट्रोलियम की, उसके अंदर से ही डीजल निकलता है, उसके अंदर से ही पेट्रोल निकलता है, उसके अंदर से ही स्नेहक निकलते हैं बहुत सारे, यानी मोम निकलता है, पैराफिन मोम निकलता है। तो उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं जिसमें से पेट्रोल भी एक चीज होती है, ठीक है। तो पेट्रोल, डीजल, पैराफिन मोम, स्नेहक, बहुत सारे, ये सारे किससे निकलते हैं? ये सारे के सारे पेट्रोलियम पदार्थ से निकलते हैं। यानी आप ये मान सकते हो कि एक काला काला तेल निकलता है जमीन के अंदर से, जिस काले तेल से ही ये डीजल, पेट्रोलियम, यानी सारा का मिक्सचर होता है, उसे अलग अलग कर लिए जाते हैं और पेट्रोल, डीजल, स्नेक, पैराफिन मोम, ये सारी चीजें बन जाती हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल पेट्रोलियम के अंदर से निकलता है, डीजल निकलता है, पैराफिन मोम निकलता है, स्नेहक निकलता है। निकलता कैसे है? उसका शुद्धिकरण रिफाइनरियों में किया जाता है। जो रिफाइनरी होती है तेल की, उसमें से, ऑयल रिफाइनरी है तो वो उसमें से अलग करके पेट्रोल और डीजल हमें प्रदान करती है, ठीक है। तो ये बात हो गई पेट्रोलियम की। अब बात आती है कि इसको पेट्रोलियम ही क्यों कहते हैं। तो देखिएगा, जो पेट्रोलियम शब्द है उसकी उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। एक तो है पेट्रा और दूसरा है ओलियम। इसमें से दो शब्द निकलते हैं, पेट्रा और दूसरा है ओलियम। इसे पेट्रोलियम क्यों कहते हैं अगर पूछ लिया जाए तो देखिएगा, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। पेट्रा का मतलब क्या है? चट्टान है, और ओलियम का मतलब क्या है? तेल। तो अब आप समझ सकते हो कि इसका नाम पेट्रोलियम क्यों रखा गया, क्योंकि ये जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। ये जो है कहाँ से निकाला जाता है? जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। तो ये जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, इसलिए जो है इसे पेट्रोलियम कहा जाता है। अब बात आती है कि ये जो पेट्रोलियम है, इसके परिष्करण से इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ये जो पेट्रोलियम है उसके अंदर अगर उसका शुद्धिकरण किया जाए, परिष्करण का मतलब क्या है? शुद्धिकरण की, बहुत सारा कुछ मिला हुआ है, उसमें से एक एक चीज़ को उठा उठा के अलग करना है, ठीक है। वो कहाँ पे होगा? रिफाइनरी में होगा, ठीक है। परिष्करण केंद्र जो है वहाँ पर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के अंदर से क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती है, तो इसके अंदर से हमें पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, स्नेहक तेल प्राप्त होते हैं, स्नेहक तेल प्राप्त होते हैं। स्नेहक तेल का मतलब जो ठंडक प्रदान करते हैं जो तेल, ऐसे तेल जो होते हैं। उसके बाद है पैराफिन मोम प्राप्त होती है, पैराफिन मोम। और इसी के साथ साथ हमें प्राकृतिक गैस, जिसे आप सीएनजी, जिसे ऑटो रिक्शा वगैरह चलते हैं, तो वो भी हमें प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस। तो ये 5 चीज़ें जो हैं ये हमें पेट्रोल के परिष्करण से ही प्राप्त होते हैं। तो अब देखिएगा कि जब हम देखते हैं जमीन के नीचे हमें पेट्रोलियम कैसे प्रदान होता है या पेट्रोलियम हमें कैसे प्राप्त होता है, कैसे चट्टानों के बीच में पेट्रोलियम फंसा होता है, तो इसको एक चित्र के माध्यम से समझिएगा कि यहाँ पर क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा एक चित्र है जिसमें हम चट्टानों इत्यादि को दिखा रहे हैं। तो देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई चट्टान है, ये नीचे की चट्टान है जमीन की। तो इस चट्टान को हम क्या कहते हैं? तेलाशय चट्टान। तेलाशय चट्टान का मतलब क्या है? जो तेल के नीचे है, तेलाशय चट्टान यानी जो तेल के नीचे है। अब इस तेलाशय चट्टान में सबसे नीचे तो क्या होता है? जल होता है। यानी यहाँ पर तो क्या फंसा हुआ है? यहाँ पे तो जल फंसा हुआ है। जल के बाद मान लीजिए कोई और चट्टान है और चट्टान के ऊपर जो है मान लीजिए, या फिर हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक और चट्टान आ गई, इस तरह से एक और चट्टान है, ठीक है, चलेगा। इस तरह से एक चट्टान है। तो यहाँ पर क्या होता है
जल के ऊपर क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। जल के ऊपर क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। और पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर आपकी क्या पाई जाती है? एक गैस भी पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम जल से हल्का होता है, तभी तो ये जल के ऊपर प्राप्त होता है, जल नीचे प्राप्त होता है, फिर पेट्रोलियम प्राप्त होता है और फिर ऊपर क्या होती है? प्राकृतिक गैस होती है। तो जब भी दो चट्टानें हैं तो दो चट्टानों के बीच में ये देखिएगा दो चट्टानें इस तरह से, दो चट्टानें, नीचे की चट्टान और ऊपर की जो चट्टान है उसके बीच में फंसे हुए तीनों चीजें, जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जल सबसे नीचे होता है, पेट्रोलियम बीच में होता है और प्राकृतिक गैस सबसे ऊपर होती है। तो ये चित्र आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का चित्र बनाइए। तो चित्र हमने बना दिया। प्राकृतिक गैस को अब हमें नेक्स्ट जो है हमें पढ़ना है। अभी निर्माण करते हैं हम किसका? पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है ये भी समझ लेना चाहिए। देखिएगा हमने बात की थी कि कोयले का जिस प्रकार से निर्माण होता है, पेट्रोलियम का निर्माण भी उसी तरीके से ही होता है। लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम का निर्माण जो है वो किस वजह से होता है? देखिएगा कोयले का निर्माण कैसे होता है कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया तो जीव जंतु नीचे दब गए। लेकिन पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है कि समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं, कौन से? समुद्र में रहने वाले जो जलीय जीव हैं वो जब मर जाते हैं, जल के अंदर मर गए, वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे जल के नीचे डूब जाएंगे। नीचे डूब जाएंगे यानी नीचे तलहटी पर जमा हो जाएंगे तो उनके ऊपर रेत धीरे धीरे गिरनी शुरू हो जाएगी, वो दब जाएंगे। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद जब वो नीचे दबे रहेंगे तो उन पर ताप भी उच्च होगा, उन पर दाब भी पड़ेगा। दाब और ताप के कारण वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे? पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाएंगे। अब बात आती है कि ये जो पेट्रोलियम के इतने सारे संगठक निकलते हैं, इनके क्या क्या उपयोग है, इनके उपयोग करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं कि प्राकृतिक गैस क्या चीज होती है। तो देखिएगा अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम के जो संगठक है, पेट्रोलियम के अंदर से जो विभिन्न संगठक निकलते हैं वो कौन कौन से हैं और उनसे जो है उनका उपयोग क्या क्या है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण जो संगठक है, पेट्रोलियम के संगठक, तो सबसे पहला जो संगठक है जो पेट्रोलियम के साथ ही निकलता है उसका नाम है सबसे पहले द्रवित पेट्रोलियम गैस। सबसे पहले क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो पेट्रोलियम से बनाई जाती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो देखिएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस को आप जो है एलपीजी भी कहते हो। बिल्कुल सही समझो, वही एलपीजी जो हमारे घरों के गैस सिलेंडर के अंदर पाई जाती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस वही होती है। अब इसका उपयोग अगर पूछ लिया जाए तो क्या कह दोगे? इसका उपयोग जो है वो कहाँ पर होता है? घरों में होता है। किस में होता है? ईंधन के रूप में होता है। खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम एलपीजी का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो संगठक है इसका, दूसरा संगठक है मिट्टी का तेल। दूसरा संगठक कौन सा है? मिट्टी का तेल। तो जो मिट्टी का तेल है वो भी आप समझते हो कि मिट्टी के तेल का उपयोग क्या है। तो आपको पता है कि इसका प्रयोग स्टोव जलाने में, लैंप जलाने में और जो जेट वायुयान है उनको चलाने में उपयोग किया जाता है। तो आप कह दोगे कि चाहे तो घरों में स्टोव जलाने हो, चाहे तो लैंप जलाने हो, हालांकि आजकल ये काफ़ी कम हो चुके हैं क्योंकि सोलर लाइट्स आ चुके हैं, इन्वर्टर आ चुके हैं, तो इनका प्रयोग काफ़ी कम हो गया। लेकिन फिर भी कई जगह स्टोव और लैंप जो है आज भी चलाए जाते हैं मिट्टी के तेल से। इसके अलावा जो जेट वायुयान है, जेट वायुयानों को उड़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो इसका संगठक है वो है पेट्रोल। तो पेट्रोल का तो उपयोग बताने की जरूरत ही नहीं है कि पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है? वाहनों के अंदर होता है। और कहाँ कहाँ पर होता है? जब भी हम धुलाई करने जाते हैं, धुलाई किसकी? आपको पता है कि ड्राई क्लीनिंग वगैरह करवाते हैं तो भी पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो प्रयोग आप लिख सकते हो। एक तो क्या हो जाएगी? शुष्क धुलाई। शुष्क धुलाई का मतलब क्या हो गया? ड्राई क्लीनिंग। शुष्क धुलाई,
शुष्क धुलाई में किया जाता है और किस में किया जाता है? तो देखिएगा कि जो वैमानिक ईंधन है उसके रूप में, यानी विमान चलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा? वैमानिक ईंधन। वैमानिक ईंधन यानी विमानों के अंदर भी ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। शुष्क धुलाई में वैमानिक ईंधन के रूप में और वाहनों में ईंधन के रूप में, वाहनों में भी ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद जो चौथा है, पेट्रोल की बात आ गई। अब कौन सा बच्चा हमारा? अब हो गया डीजल। डीजल का प्रयोग वाहनों के अंदर तो होता ही होता है। जो जनरेटर जो होता है, जिसको आप विद्युत जनित्र भी कहते हो, जनरेटर भी किससे चलाया जाता है? ये भी डीजल से चलता है। तो विद्युत जनित्र के अंदर यानी जनरेटर के अंदर और किसके अंदर? वाहनों के अंदर, भारी मोटर वाहनों के अंदर, भारी मोटर वाहनों के अंदर, भारी मोटर वाहनों में किसका उपयोग किया जाता है? डीजल में। बाइक में डीजल नहीं डलता, बाइक में पेट्रोल डलता है क्योंकि इसका इंजन हल्का होता है। जो भारी मोटर वाले वाहन है उनके अंदर डीजल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पांचवा जो है, पांचवा इसका संगठक है स्नेहक तेल। स्नेहक तेल का मतलब क्या होता है? स्नेहक का मतलब होता है जो किसी चीज को ठंडा रखता है, ठंडा रखता है। तो वाहनों का जो इंजन होता है उसको ठंडा रखने के लिए क्या काम करता है? स्नेहक काम करता है। तो वाहनों के जो इंजन इत्यादि होते हैं, इंजन को क्या काम करना? इंजन के स्नेहक के रूप में जो इंजन को ठंडा करता है। ठीक है, इंजन को क्या रखता है? ठंडा करता है, क्योंकि ये गर्म हो जाता है, इंजन को ठंडा कर देता है, फिर ये ठंडा हो जाता है, इंजन चलता है तो इंजन गर्म होता है, तो फिर ये वापस से इंजन को ठंडा करता रहता है। तो स्नेहक क्या करता है? इंजन को ठंडा रखने के लिए वाहनों के इंजन में स्नेहक के रूप में प्रयोग में किया जाता है। उसके बाद है कि पैराफिन मोम। पैराफिन मोम भी इसके अंदर से निकलता है। तो पैराफिन मोम किस काम आता है? तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो हो गया कि मोमबत्ती बनाने में, मोमबत्ती बनाने में, इसी के साथ साथ पैराफिन मोम एक और काम आता है, मरहम बनाने में। क्या काम बनाने में? मरहम बनाने में। और इसके अलावा जो आप सर्दियों में वैसलीन का प्रयोग करते हो, तो वो वैसलीन बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं सेवंथ जो है वो है बिटुमेन। बिटुमेन जो है वो पेंट और सड़क, बिटुमेन ये जो है या तो पेंट बनाने में या सड़क बनाने में, पेंट या सड़क वगैरह बनाने में, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है पेंट तथा सड़क निर्माण में। जो रंग होते हैं पेंट वाले उनके अंदर और सड़क निर्माण के अंदर प्रयोग किया जाता है बिटुमेन। तो ये 7 जो चीजें हैं वो किससे प्राप्त होती है? हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस पर जब क्वेश्चन आता है हमारा तो हम क्या जवाब देते हैं? देखिएगा, प्राकृतिक गैस पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि प्राकृतिक गैस क्यों महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग क्या है? प्राकृतिक गैस क्यों महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग क्या है? तो आप कह देंगे, अगर पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक गैस है क्या, तो आप क्या कहोगे? प्राकृतिक गैस जो है एक, प्राकृतिक गैस जो है वो एक क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है तो इसका प्रयोग किस में होता है? आपने देखा है कि सीएनजी, सीएनजी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित का मतलब क्या होता है? कि दबा के सिलेंडर में भरा जाता है, बहुत ही दाब लगा करके उसे सिलेंडर में भरा जाता है, तो उसे कहते हैं संपीड़ित। संपीड़ित मतलब दबा के पूरा अच्छे से, ठीक है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस किसके अंदर उपयोग होती है? आजकल जो ऑटो रिक्शा इत्यादि है उनके अंदर प्रयोग की जा रही है, ठीक है। और भी वाहनों के अंदर भी आजकल सीएनजी आ रही है। छोटी जो कार है, गाड़ियां हैं, बाइक है, इनके अंदर भी सीएनजी का प्रयोग होना शुरू हो गया है। तो आप क्या कहेंगे? सिंपल सी बात कि अगर पूछ लिया जाए प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण क्यों है, तो आप क्या कहेंगे? प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण क्यों है? प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण क्यों है? तो आप कहेंगे क्योंकि इसके द्वारा माफ कीजिएगा,
प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक गैस को अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है तो उसे अंडरग्राउंड जमीन के अंदर पाइपें बिछा दी जाती है और एक जगह से गैस छोड़ी जाती है, दूसरी जगह पर वो गैस प्राप्त हो जाती है, पाइपों के माध्यम से उसका ट्रांसफर हो जाता है। और आपको पता है कि बहुत सारी पाइपलाइनें बहुत बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार से बिछी भी हुई हैं क्योंकि सीएनजी का जो ट्रांसफर है पाइपों के द्वारा आसानी से हो जाता है। तो पाइपों के द्वारा इसका जो स्थानांतरण है यानी एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ले जाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बजाय अगर हम ट्रक में भर के लेके जाएंगे तो ये बहुत ही क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। पाइप में क्या है, एक बार पाइप का खर्चा लगाना है, वैसे भी तो सड़क भी तो बनानी पड़ती है। एक बार मान लीजिए सड़क बनाई, उसके बाद जब भी ट्रक से सीएनजी को भर के लेके जाएंगे उतनी बार पेट्रोल खर्च होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर पाइप पे नीचे दबा दी, पाइप में एक तरफ से हमने गैस छोड़ी है, पाइप के अंदर से होती है वो दूसरी तरफ प्राप्त में हो जाएगी। तो प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण क्यों है, तो आप कह देंगे कि क्योंकि इसे पाइपों द्वारा कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में स्टोर किया जाता है और सीएनजी का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, दो तरीके से ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, पहला तो इसका जो परिवहन है वो क्या है, आसान है, पाइपों के द्वारा इसको पहुंचाया जा सकता है। और दूसरा क्या है कि इसको दबा के बहुत ही कम स्थान पर ज्यादा गैस को रखा जा सकता है। तो इसको संपीड़ित रूप में यानी सीएनजी के रूप में क्या किया जा सकता है, भंडारित किया जा सकता है, भंडारित या स्टोर किया जा सकता है। इसलिए ये जो है क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में अगर इनका उपयोग करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ हैं। तो आप कहेंगे कि देखिएगा, अगर आप दूसरे ईंधनों की बजाय, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, उनकी बजाय अगर सीएनजी और एलपीजी गैस का प्रयोग करते हो, चाहे तो सीएनजी का प्रयोग करो, सीएनजी की फुल फॉर्म पूछ ले तो आप क्या कहोगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर आप ये भी कह सकते हो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड यानी संपीड़ित, नेचुरल यानी प्राकृतिक और गैस यानी कि गैस। उसके बाद है एलपीजी। एलपीजी का मतलब हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विड यानी कि द्रवित, और पेट्रोलियम गैस सेम टू सेम। लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोल दो या द्रवित पेट्रोलियम गैस बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिएगा, सीएनजी और एलपीजी का अगर प्रयोग करते हैं तो हमें 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा कि इसका परिवहन मैंने बता दिया, पाइपों के द्वारा आसानी से हो जाता है। तो पहली बात तो इसका परिवहन या फिर वितरण आसानी से हो जाता है, वितरण आसान हो जाता है क्योंकि इसे कंप्रेस करके सिलेंडरों में भरा जाता है। आपने देखा है ना कि होती तो वो गैस है लेकिन वो द्रव के रूप में आपके सिलेंडरों में रहती है, ठीक है। तो परिवहन और वितरण आसान है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि इनकी जो ऊष्मा क्षमता है, ऊष्मा क्षमता जो है वो ज्यादा है। थोड़ी सी प्राकृतिक गैस भी हमें ज्यादा ऊष्मा देती है कोयले की बजाय। बहुत ज्यादा कोयला जलाना पड़ता है, लेकिन एलपीजी या सीएनजी में थोड़ी सी जलेगी तो भी बहुत ज्यादा ऊष्मा में प्राप्त हो जाएगी, यानी ऊष्मा क्षमता ज्यादा है। और तीसरा जो सबसे बेहतरीन जो कारण है इनके उपयोग का वो क्या है कि ये प्रदूषण कम करती हैं, ये प्रदूषण कम करती हैं। आप करके देख सकते हो कि एक तो आप अपने चूल्हे पर जो है, आपने देखा होगा कि पुराने समय में चूल्हे पर खाना बनाया जाता था तो वहाँ पर धुआं होता था, लेकिन सीएनजी गैस एलपीजी जब उपयोग करते हैं तो वहाँ पर धुआं नहीं होता है। तो ये था आपका चैप्टर पूरा का पूरा, कोयला और पेट्रोलियम। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आज की क्लास में बस इतना ही, अगला चैप्टर करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।